गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल स्टडी विद खुशी। और आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर लेके आ गई हूँ, जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं। मैं इसमें आपको भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने लोगों ने भाग लिया और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में डिस्कशन यहाँ करूँगी। आप सभी लोग पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाइए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैं क्रम वाइज ही पढ़ा रही हूँ और अच्छे से पढ़ा रही हूँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और एक बात और कि मेरे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं अपने नॉलेज को आप तक पहुँचा पाऊँ और आप लोग की हेल्प हो पाए और एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई कर पाएँ। बेस्ट विशेष अभी से मेरे तरफ से आप सभी को, जिसके भी जो भी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी, रेलवे या यूपीएसआई, अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताओं में आज हम संविधान सभा के गठन की बात करने जा रहे हैं। तो मैं बताती हूँ कि संविधान सभा का गठन, आपको भी पता है कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारत अपना संविधान बनाए और ब्रिटिश जो है अपना जो भारत का जो रूल है, जो शासन है, वो भारतीयों के हाथ में दे दें। क्योंकि अब ब्रिटिश जो है समझ चुके थे कि अब वो यहाँ पे राज्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे ऐसी क्रांतियाँ हो चुकी थी, वो लोग एकदम परेशान हो चुके थे। अब वो जाना चाहते थे भारत को, भारतीयों को सौंप कर। तो कैबिनेट मिशन इसी वजह से आया भारत की अब भारतीयों को संविधान बनाने का प्रारूप मिले और भारतीय संविधान बन जाए। तो जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ऐसी संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को बनाया। संविधान सभा के जो मेंबर थे, यानी कि संविधान सभा के गठन में 389 मेंबर ने भाग लिया, जिसमें से 292 जो थे वो इसमें से 389 में से 292 जो थे ब्रिटिश क्षेत्र से थे। ब्रिटिश क्षेत्र मतलब कि जो ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र थे, वहां से 292 सदस्य लिए गए ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों से। इसमें से 93 क्षेत्र जो थे वो देसी रियासतों से ली गई और 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरी से लिए गए। यानी कि संविधान सभा के गठन में 389 सदस्यों ने भाग लिया और जो ये 389 सदस्य थे, 292 जो है, इनमें से 292 जो है ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों से थे और 93 जो है देसी रियासतों से थे और 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 389 सदस्यों में 15 महिलाएं भी थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि जो है कितनी महिलाएं संविधान सभा के गठन में भाग ली, तो 15। इसके बाद जो है संविधान सभा में के गठन के लिए समितियां बनाई गई। कई समितियां हम जो है आपको एक क्वेश्चन कराते समय बता देंगे, कुछ समितियों को मैं यहाँ बता दे रही हूँ। सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को कहा जाता है संविधान के पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति थी। इसके बाद भी कई समितियां बनी हैं, मैं उसको भी करवाऊंगी। पहले आप प्रारूप समिति के बारे में जान लीजिए। प्रारूप समिति में अंबेडकर जी प्रमुख थे, लेकिन इनके साथ 6 अन्य सदस्य भी थे। अक्सर ये क्वेश्चन में पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो कितने थे?
अंबेडकर जी को मिला के पूछेगा तो 7, और अंबेडकर जी के साथ मतलब पूछेगा कि अंबेडकर जी थे और उनके साथ कितने लोग थे, तो आप क्या बोलेंगे, 6 सदस्य थे। इसके बाद संघ समिति। संघ समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, जो जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति और झंडा समिति। संचालन एवं झंडा समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्रांति समिति। क्रांति समिति और मूल अधिकारों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे, मूल अधिकारों एवं एक और है अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित जो प्रमुख थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है 31 अक्टूबर इन्हीं के बर्थडे पर, इन्हीं के मतलब जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्या हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और सरदार भाई वल्लभ जो है, इन्हीं की मूर्ति बनाई जा रही है गुजरात में, सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में जो है सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई जा रही है। ये पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल का देशों के राज्यों के एकीकरण में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इन्हीं के प्रयासों से ही भारत का जो है एकीकरण हो पाया, नहीं तो हर राज्य अपना अलग अलग संविधान बनाते और सब रियासतें जो हैं वो अलग अलग हो जाती और भारत का जो दायरा है वो छोटा हो जाता। तो ये सारे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, तो आपको मैंने बता दिया। एक चीज और है, जो झंडा समिति के प्रमुख पूछा जाता है। कई किताबों में झंडा समिति के जो अध्यक्ष है उनको जेवी कृपलानी को बताया गया है, जो कि गलत है। आप ऑथेंटिक किताबों को पढ़िए तो झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही हैं। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं। समितियां बन गई, अब वाचन की तरफ चलते हैं। जब समितियां बन गई तो जाहिर सी बात है वाचन होगा, यानी डिस्कशन होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा का वाचन कितने चरणों में हुआ और कब से कब तक हुआ। ये आरओ यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो संविधान सभा का जो प्रथम वाचन है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 यानी कि लगभग 1 साल तक हुआ। और संविधान सभा का जो तीसरा वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। 26 नवंबर 1949 की जो तिथि है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था। अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। आत्मार्पित यानी आत्मा से स्वीकार किया गया था। हमेशा पूछता है कि संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 है
ये जो है 1949 ही लास्ट जो है, जो जब तीसरा वाचन खत्म हुआ 26 नवंबर 1949, तो यही तिथि तो जो है अंगीकृत की तिथि है। और इसी तिथि को संविधान को अंगीकृत किया गया। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान को लागू कब किया गया, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था और अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाया जाता है। ये कब से चालू हुआ था, मतलब कब से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, 2015 से। 2015 से 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब चलिए संविधान सभा का बैठक जान लेते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। ये तीनों तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है तीनों। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 13 दिसंबर को जब तीसरी बैठक हुई थी, तो इसमें क्या हुआ था कि उद्देशिका को पेश किया गया था। उद्देशिका मतलब प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना। इसको किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि तीनों बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों याद करना, डेट भी याद करना बहुत जरूरी है और बहुत आसान है, क्योंकि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 फिर एक दिन रेस्ट किया, फिर 11 फिर एक दिन रेस्ट हुआ, फिर क्या हुआ 13। यानी कि 9, 11 और 13 तीनों जो है बैठक बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए, तो अब उपाध्यक्ष भी किसी को बनाया जाएगा। तो जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का जो है उपाध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का सलाहकार किसे बनाया गया, सलाहकार B.N. राव को। ये सलाहकार थे, सलाह देने के लिए बनाए गए थे B.N. राव। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो चुका। अब हम जानते हैं कि संविधान जो है कितने दिनों में बना। तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 12 अधिवेशन हुए। संविधान को बनने में 12 अधिवेशन हुए और समय जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद बनाए गए, 395। अनुसूचियां 8। ये अनुच्छेद है, ये अनुसूचियां हैं
ये अनुसूचियां हैं और ये जो हैं आपके भाग, 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। अब तो ये अनुच्छेद जो है 448 के ऊपर हो गए, अनुसूचियां 12 हो गया और भाग तो 22 ही है। यानी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग हैं। प्रस्तावना से संबंधित एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में सबसे पहला मतलब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, जिससे जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन जो है द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। पहला था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अखंडता जो कभी न टूटने वाला हो, वो अखंडता। यानी कि सब प्रस्तावना में मात्र एक बार जो है संशोधन हुआ है और उस संशोधन में 3 शब्द जुड़े गए प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, यह हमेशा पूछता है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। संविधान की विशेषताओं की ओर चलते हैं। अब संविधान की विशेषताओं की ओर मतलब भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता है भारतीय संविधान की कि लिखित संविधान होना। लिखित संविधान होना यानी कि भारतीय संविधान जो है वो लिखित है, अलिखित नहीं है। लेकिन अलिखित किसका है? अलिखित संविधान जो है ब्रिटेन का है। दूसरी विशेषता एकल नागरिकता। एकल नागरिकता एकल नागरिकता यानी कि जो भारतीयों को एकल नागरिकता मिली है, चाहे वो एमपी को हो, यूपी के हो, कहीं के भी हो, केवल उनको केवल एक ही नागरिकता का उनके लिए प्रावधान है, भारत का नागरिक होना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जिस स्टेट को वहाँ की भी सिटीजनशिप लेना अनिवार्य है और फिर आप फिर अमेरिका का भी सिटीजनशिप जो है लेना अनिवार्य है। यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। सर्वोच्च न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायपालिका जो है ये हमारे संविधान की तीसरी विशेषता है। यानी कि न्यायपालिका से बढ़ के कोई है ही नहीं। न्यायपालिका अंतिम है। ये जो निर्णय करेगा उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं हो सकता, सबके लिए मान्य है और ये निष्पक्ष होकर जो है स्वतंत्र होकर न्याय करेगा न्यायपालिका। चौथा है, चौथी विशेषता जो है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि संसदीय शासन मतलब जहाँ पे 2 शासक होते हैं, एक नाम मात्र के और एक वास्तविक। हमारे देश में 2 शासक हैं। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र के हैं। और वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। लिखित में तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च होता है, लेकिन जो है वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है। तो जहाँ पे 2 शासन व्यवस्था होती हैं, एक दिखाने के और खाने के, यानी कि एक नाम मात्र के और एक रियल में एक वास्तविक, वही संसदीय शासन प्रणाली होता है। तो भारत की जो संविधान की विशेषता है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। तो ये चार व्यवस्था तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो बाकी तो बहुत सी व्यवस्थाएं हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान जो है उसमें जो है निधि निर्देशक तत्व है।
नागरिकता दी गई है, हर चीज़ जो है। तो ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता हो गई। अब आते हैं भारतीय संविधान की जो स्रोत आते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में भी हम बता देते हैं आपको, ताकि नेक्स्ट क्लास में केवल और केवल मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। भारतीय संविधान के स्रोत, उससे पहले मैं 2-4 महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दे रही हूँ कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपना लिया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है, ये डेट पूछता है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कई एग्जाम्स में पूछा गया था कि राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति कब बने थे, तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। अब संविधान के स्रोत के बारे में आते हैं, कुछ स्रोतों को पढ़ लेते हैं और जो यहाँ छूट जाएगा मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर कराते समय आपको बता दूंगी। सबसे पहले भारत में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य? रूस से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका यानी यूएसए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड से। संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था हमारे भारत की विशेषता है, आखिर वो लिया कहाँ से गया है? लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। मैंने अभी आपको बताया कि संसदीय व्यवस्था का क्या मतलब होता है। संघनात्मक व्यवस्था, ऐसे भारत अर्ध संघनात्मक है, ये लिया गया है कनाडा से। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना जो है भारत के संविधान का दर्पण है। प्रस्तावना का मतलब ये है कि अगर आप प्रस्तावना पढ़ लिया, यानी कि संविधान को देख लिया कि संविधान का उद्देश्य क्या है, उसी का नाम उद्देशिका है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? पुनर्विलोकन की शक्ति ली गई है अमेरिका से। अमेरिका में भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और भारत में भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। अब जो है इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट क्लासेस रहेगी वो केवल क्वेश्चन आंसर रहेगा। संविधान के टॉपिक से जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब जो है आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में दूंगी और आप सभी तैयार हो जाइएगा करने के लिए। तो थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।